तो कवर अप करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने इंटेंसिटी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर के ऊपर बेस्ड ग्राफ्स बनाए थे, जहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी y प्रोपोर्शनल टू x के लिए बोलते थे स्ट्रेट लाइन, एंड y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर के लिए पैराबोला, y प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x के लिए कौन सा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और 1 अपॉन x स्क्वायर के लिए हाइपरबोला, राइट। तो क्लैरिटी चाहिए कि x के केस में स्ट्रेट लाइन, x स्क्वायर के केस में पैराबोला, 1 अपॉन x के केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 1 अपॉन x स्क्वायर के केस में हाइपरबोला। ये थे बेसिक ग्राफ्स। अब जिनको भी कंफ्यूजन हो एक बार मेरे साथ दोबारा देखते जाना। अगर आपको I वर्सेस R का ग्राफ बनाना था तो ध्यान दें, I वर्सेस R, I और R में क्या रिलेशन है, I R के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, यानी y 1 अपॉन x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? अगर आपको I वर्सेस R का ग्राफ बनाना है तो आप देखें I के सामने 1 अपॉन R स्क्वायर है, तो 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया, तो कैसा ग्राफ बन गया, हाइपरबोला। और अगर डायरेक्टली आपको I वर्सेस R स्क्वायर कहा गया तो I तो R स्क्वायर की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, इनवर्सली जब फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बस यही समझना है कि I वर्सेस R स्क्वायर का मतलब था R स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो दिस बिकम्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, I वर्सेस 1 बाय R। सपोज I वर्सेस 1 बाय R करोगे तो 1 बाय R का स्क्वायर हो गया, नहीं, GM एज इट इज और 1 अपॉन R का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। कैन आई राइट दिस एज दिस, यस और नो? GM एज इट इज, R स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन R का होल स्क्वायर डाल दिया। तो अगर I वर्सेस 1 अपॉन R का ग्राफ बना रहा हूं तो 1 अपॉन R का स्क्वायर है, यानी y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, कैसा बन गया, पैराबोला। और अगर डायरेक्टली I वर्सेस 1 अपॉन R स्क्वायर डाल दिया तो देखो I वर्सेस 1 अपॉन R स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ थे। अब देख लो इसमें क्या प्रॉब्लम रह जाती है। I इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, सेम ग्राफ्स आप फोर्स के बना सकते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें भी प्रोपोर्शनलिटी विद R स्क्वायर, 1 अपॉन R 1 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पे पुट करते जाओ और समझते जाओ। लविश क्लियर हो गया? ठीक है, चल सकते हैं आगे। राइट, तो एंड में मैं नल पॉइंट की बात कर रहा था। नल पॉइंट क्या समझाया आपको, एक ऐसी पोजीशन जहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। और उसमें फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट देखा था कि अगर दो हमारे पास मासेस हैं, वो दोनों मासेस डिफरेंट है, तो नल पॉइंट कहां मिलेगा, एग्जैक्टली स्मॉलर मास का। बहुत बढ़िया, चलिए लिखिए जरा, क्वेश्चन करते हैं। वन मास इज 2 किलोग्राम, द अदर वन इज 4 किलोग्राम। 2 kilogram, 4 kilogram, and they are separated through a distance of 20 centimeter. लिखिए शाबाश। Two masses, 2 kilogram and 4 kilogram, are separated by a distance of 20 centimeter. Find the position. Find the position where gravitational field intensity becomes zero. Where gravitational field intensity becomes zero. ठीक है, अब क्लैरिटी होनी चाहिए, इनमें से बड़ा मास कौन सा है, 4 किलोग्राम। तो जो वो नल पॉइंट आपको मिलेगा वो किसके पास मिलेगा, हैवियर या स्मॉलर, स्मॉलर मास के पास मिलेगा। तो आई विल स्टार्ट विद कि यहां पर कहीं मैं एक पॉइंट P चूज करता हूं जिसका डिस्टेंस इधर से x और इधर से 20 माइनस एक्स। ध्यान रहे ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, लिखिए शाबाश। लेट इंटेंसिटी बिकम जीरो, let intensity becomes zero at point P. Intensity becomes zero at point P at a distance x from 2 kilogram. At a distance x centimeter लिख दो, x centimeter from 2 kilogram. Let gravitational field intensity becomes zero at point P at a distance x from 2 किलोग्राम। ठीक है, तो अब ये बात आप सब समझ सकते हैं कि 2 किलोग्राम की वजह से इंटेंसिटी इधर होगी,
इसे I1 लिख देता हूं, 4 किलोग्राम की वजह से इधर होगी, उसे I2 लिख देते हैं। लिख दीजिए I1 इज इक्वल टू I2। I1 इज इक्वल टू I2, यानी 2 की इंटेंसिटी और 4 की इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। अब याद करो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, Gm बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। सो देखिए यहां से G तो एज इट इज, मास कितना 2 किलोग्राम अपॉन R कितना x, x सेंटीमीटर है, ध्यान रखें। Gm बाय एक्स स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴। ये जिसको नहीं क्लियर हो मेरे साथ देखना ध्यान से, सभी लोग देखें प्लीज। अगर मैं x सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, देखिए फिर ध्यान से, अगर हम x को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी x इंटू 10⁻²। अच्छा अगर स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर 10⁻⁴। सो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो जहां भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहे हैं, सीधा 10⁻⁴ आ जाएगा। सो x स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू, अगेन g मास कितना है 4 किलोग्राम अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, हाँ बोल सकते हैं 20 - x, पर क्या ये मीटर में सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, तो इंटू 10⁻⁴। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों तरह से कैंसिलेशन हो जाएगा, बट आप एसआई में सॉल्व करें तो एक बार तो लिख के दिखाना पड़ेगा। तो वन लास्ट टाइम, इसकी इंटेंसिटी पर क्लियर आपको, Gm बाय आर स्क्वायर करते हैं, सो G इंटू 2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻⁴, G इंटू 4 अपॉन 20 - x स्क्वायर 10⁻⁴, ये आ गया। तो G से G कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 बन गया, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 20 - x का स्क्वायर बन गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपने क्वाड्रेटिक ओपन नहीं करनी है। क्वाड्रेटिक ओपन करके भी आपको दो तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे, उनमें से एक वैलिड होगा, एक इनवैलिड होगा। तो बेटर क्या है, यहीं पे स्क्वायर रूट करके सॉल्व कर दिया जाए, दैट विल गिव द वैलिड आंसर। आप लोग भी सुन पा रहे हैं सभी? ऐसे जब भी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सीधा उठा के स्क्वायर रूट करना है। लिखिए नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट करते जाए, शाबाश। स्क्वायर रूट करोगे तो 20 - x इज इक्वल टू √2 टाइम्स x आ जाएगा, और अब क्या होगा, ये वाला x इधर जाएगा, सो 20 बिकम्स इक्वल टू x प्लस √2x, तो x कॉमन निकाल दूं, 1 प्लस √2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2, और ये आंसर आ गया सेंटीमीटर में। इसे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइज करना आता है आप सभी को, करो फटाफट, रेशनलाइज करके बताओ आंसर क्या आता है। 1 प्लस √2 डिनोमिनेटर में है, आई विल गेट 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2, दैट बिकम्स इक्वल टू 20। रादर इसे ना मुझे √2 प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस √2 में गड़बड़ होने वाली है, पर ठीक है एक ही बात है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। इफ आई लुक एट दिस, आपको पता है √2 कितना होता है, 1.414 है ना, और 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 0.414, तो ये नेगेटिव आ जाएगा ऊपर, 20 इंटू माइनस 0.414 डिवाइडेड बाय, यहां देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस √2 का स्क्वायर होने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 2 आ जाने वाला है, दैट विल बी -1, सो आई गेट -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो इससे आपका आंसर आ जाएगा। देखो शाबाश कितना आ रहा है, 20 इंटू 0.414, 8.28 सेंटीमीटर, विल इट बी? देखिए ध्यान से, टोटल 20 सेंटीमीटर है, उसका 0.414, 8.28, गॉट दैट? तो ये आंसर आ गया कि 8.28 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 किलोग्राम। 4 से आंसर करेंगे तो 20 माइनस 8.28 करके आप आंसर करेंगे। आई होप ये सबको समझ में आ गया। देखो ध्यान से, आप दो मासेस कंसीडर करते हैं, 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम, उनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे इंटेंसिटी 0 हो जाती है। इंटेंसिटी वहां पे 0 हो जाती है
जहां पे दोनों की इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए। तो आप देखें 2 किलोग्राम की इंटेंसिटी इधर की तरफ और 4 किलोग्राम की इंटेंसिटी राइटवर्ड्स, दे बिकम इक्वल, आपने इक्वल डाल दिया। ये जो मैंने आपको बताया उसमें ध्यान रखिए, सेंटीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट करके आप सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक ओपन नहीं करेंगे, सीधा उठा के स्क्वायर रूट करेंगे। दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। सीधा उठा के x, अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट 2 आ रहा था, आपने रेशनलाइज किया, उठा के सॉल्व कर दिया, गेट द आंसर 8.28 सेंटीमीटर फ्रॉम 2, क्योंकि इसके दो आंसर्स बनते हैं, एक 2 से और एक 4 से। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अर्थ से लेके मून तक जाने में एक ऑब्जेक्ट के वेट में क्या फर्क पड़ेगा? वुड इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, वुड इट कीप ऑन डिक्रीजिंग, वुड इट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और वुड इट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज? क्वेश्चन लिखे और थोड़ा अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करना, राइट? व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ अ पर्सन, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ अ पर्सन in going from earth to moon, in going from earth to moon, ऑप्शंस कैसी होनी चाहिए? इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। बताए बताए, शाबाश। ठीक है अंशुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है वृंदा, क्या? डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। आपने ऐसा क्यों कहा कि फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस? इसको बताने देगा। ठीक है, काफी हद तक क्लोज आंसर है। आप में से कोई बताना चाहेगा? अब नहीं, ट्राई करो। मतलब अर्थ से आप मून की तरफ जा रहे हैं, तो जाते हुए mg क्या है, वो तो g के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। व्हाट डू यू थिंक g की वेरिएशन कैसे होने वाली है? अच्छा, क्या आपको भी ये चीज क्लियर है कि g जो है वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है? हमने कर लिया था ना gm/r² ही। देखो फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। हमने अर्थ के सरफेस पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आप देखना ध्यान से। इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो कितनी आती है? इंटेंसिटी होता है फोर्स अपॉन मास, वो बनेगा gm/r²। जी m1 m2 अपॉन r² अपॉन m कर दिया तो gm/r² बचा। यही तो g की वैल्यू भी होती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कहीं पे अगर इंटेंसिटी पूछ रहे हो, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, नो डाउट। लेकिन इसमें मुझे इन्वॉल्वमेंट किसकी करनी थी, जो कॉन्सेप्ट अभी भी आपको सिखाया। इधर देखिए ध्यान से, ये सपोज अर्थ है, ये मून है, अर्थ एंड मून। इन दोनों के बीच में भी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। अब तो क्लियर हो रहा है? दो बॉडीज के बीच में हमेशा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उन दोनों की वजह से नेट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। सो ऑब्वियस है, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है, मून की ग्रेविटी कम है। किसी को अप्रोक्सीमेटली आइडिया है, अगर अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लिखते हैं तो मून के सरफेस पे कितना होता है? 1/6। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पे जी होता है तो यहाँ पे g/6, यानी एक पर्सन का वेट यहाँ पर x है तो यहाँ पे x/6 होगा। लेकिन पहले वो डिक्रीज करके यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। वेट वुड फर्स्ट डिक्रीज, वेट वुड फर्स्ट डिक्रीज and become zero at null point. Weight would first decrease and become zero at null point, and then again increase, and then again increase to approx 1/6 of the initial weight. Again increase to approx 1/6 of initial weight. 1/6 of initial weight. Right है? So that was it. ये आप अच्छे से आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं। डिक्रीज होके जीरो हो गए, फिर दोबारा से इंक्रीज हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इंटेंसिटी बेस्ड क्वेश्चंस आप कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर दो, लिखना जरा। ड्रॉ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, variation of gravitational field intensity with distance for a given mass.
वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फॉर ए गिवन मास। एक गिवन मास के लिए इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, करो फटाफट, ड्रॉ करके बताओ। यू नो द एक्सप्रेशन, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है gm बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस। करवा चुका हूं, बनाओ बनाओ, शाबाश। आपके अकॉर्डिंग कैसा ग्राफ बनेगा? I वर्सेस R, ठीक है ना? I वर्सेस R विल बी, बोल बोल शाबाश। घबरा क्यों रहा है? मतलब ये सब भी तेरे जैसे ही है। चलो कोई बात नहीं, हाइपरबोला, हाइपरबोला बनेगा। देख रेक्टेंगुलर में याद रखो कि इनवर्सली फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस होनी चाहिए। आर के तो स्क्वायर पे डिपेंडेंस है ना, वो तो जब मैं आर स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाता हूं तो आर स्क्वायर की पावर 1 हो जाती है, इसलिए वो रेक्टेंगुलर बनता है। तो अभी बिल्कुल सही है, इट विल बी हाइपरबोलिक, वुड गो लाइक दिस, ठीक है। उसको मैं मैथमेटिकली भी समझाता हूं। आर को 0 पुट करोगे तो इंटेंसिटी इनफाइनाइट, आर 0 तो इनफाइनाइट टच नहीं कर सकता। फिर जैसे आर बढ़ेगा तो आई विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। आई को 0 पुट करोगे तो आर कितना बनेगा? इनफाइनाइट। आर इनफाइनाइट होगा तो जाके 0 बनेगा, दैट्स व्हाई इट डजंट टच द एक्सिस, ठीक है। तो आपने देखा, जो ग्राफ आपने पहले बनाया था वही मैंने एक दूसरे वे में आपसे पूछा, वर्ड्स में लिख दिया, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द मास, सो दैट विल बी हाइपरबोला, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लिखिए जरा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट may be defined as work done per unit mass, as work done per unit mass in bringing it from infinity to that point, from infinity to that point, keeping in equilibrium against gravitational force, keeping in equilibrium against gravitational force। हाँ अंशुल रिपीट करता हूं, gravitational potential at a point may be defined as amount of work done per unit mass in bringing it from infinity to that point, keeping in equilibrium against gravitational force। मतलब आप इसे कंसीडर कीजिए, इसके ऊपर mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, आप उतनी फोर्स अपवर्ड लगा दो तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। दैट मींस यू आर नाउ कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर इसकी मूवमेंट आप डिस्कस करते हो तो वो जो एक पॉइंट के ऊपर इंफिनिटी से लाने का वर्क है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी मैथमेटिकली डिराइव करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन से रिलेटेड है ना। आप बताइए जरा, वर्क डन स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? इज वर्क डन स्केलर और वेक्टर? आवाज ही नहीं आ रही यार। वर्क डन स्केलर, एग्जैक्टली, वर्क डन इज अ स्केलर, इसीलिए पोटेंशियल भी हमेशा क्या होगा? स्केलर होएगा, याद रखना। क्या लिंक है? पोटेंशियल तो यार वर्क डन से निकलता है और वर्क डन स्केलर है, तो पोटेंशियल भी क्या है? स्केलर है। राइट डाउन, gravitational potential is a scalar physical quantity, is a scalar physical quantity whose SI unit is joule per kilogram, whose SI unit, देखो वर्क अपॉन मास है ना, तो वर्क के लिए जूल और मास के लिए किलोग्राम, SI unit is joule per kilogram, राइट। अब ये बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? सोचिए ध्यान से। कोई नहीं बताएगा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क, हाँ बोलो, वर्क क्या होता है? फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, एटलीस्ट फोर्स का तो बता दो। mlt minus 2, force is mlt minus 2, you multiply it with displacement, we get work, so ml2t minus 2, ml2t minus 2 क्या बन गया? वर्क। और उसको किससे डिवाइड कर रहे हो? मास से, मास से डिवाइड कर रहे हो तो मास से मास कट गया, कितना आ गया? L2t minus 2।
है कुछ मुश्किल? इतनी देर में तो लिख के कर दिया करो फटाफट। आपसे पूछा गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन मास, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज ml2t-2 डिवाइड बाय m, m गेट्स कैंसिल्ड, सो दैट्स इट, l2t-2 लिख दीजिए। v से रिप्रेजेंट करना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, तो v का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो बन जाएगा l2t-2। ठीक है, एक बार मेरे साथ ना डेफिनेशन वाली बात को ठीक से समझ लो। अगर मैं यहाँ पे, हम लोग क्लासरूम के अंदर, आप देख सकते हैं क्लासरूम के अंदर है, तो इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या देखना चाहता हूं? इंफिनिटी से यूनिट मास को यहां लाया जाए। आपका मास 60 किलोग्राम है ना? 60 को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको 60 से डिवाइड कर दो, यानी यूनिट मास को लाने में जो वर्क करना पड़े उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल जो होता है एक पॉइंट के ऊपर वो एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? इस क्लास में जितने बच्चे हैं, ऑनलाइन जितने बच्चे हैं, वो सब ये कह रहे हैं सर इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है ना वो 20 ही हो सकता है। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पिक करता हूँ, 20 ही हो सकता है, तो गलत है। कोई इसका आंसर 20 भी कर सकता है, कोई 10 भी कर सकता है, कोई -50 भी कर सकता है। क्यों? अब यहां पे आती है मेन चीज, हम हमेशा पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस चूज करते हैं। ये हमेशा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किया जाता है। अभी हमने रेफरेंस कहां चूज किया? इंफिनिटी पे। ठीक है, तो जो आपने लिखा उसी में स्टार मार्क करके लिख दीजिए। we have chosen we have chosen the reference of zero potential at infinity. We have chosen the reference of zero potential at infinity. इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। फिर आप साथ में लिखिए नेक्स्ट लाइन में, potential is not an absolute term. Potential is not an absolute term. और इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि एक जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू सबके लिए फिक्स नहीं हो सकती। लिख दीजिए, बिकॉज पोटेंशियल इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, बिकॉज we may choose the reference at infinite number of different places. We may choose reference at infinite number of different places. ठीक है, क्लियर? सो इस बात का मतलब समझ के रखना कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि फिक्स हो गया, यानी हम सबके लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल फिक्स हो गया। नहीं, हम सबने अगर रेफरेंस सेम कंसिडर किया है तब हमारा आंसर सेम आएगा। और हरप्रीत बताएगी हमने रेफरेंस कहां चूज किया है? वेरी गुड, इंफिनिटी पे चूज किया है, तो इसीलिए सब एक ही तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब जरा डेरिवेशन करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लिखिए जरा, आप ऐसे करके एक मास कैपिटल एम कंसिडर कीजिए, स्मॉल एम कर लो, चलो स्मॉल एम कंसिडर कीजिए। इसकी वजह से हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं एट सर्टेन डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज सपोज ए, और लाना कहां से है? इंफिनिटी से। अब वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों सृजन? वर्क डन बेसिकली इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है जब फोर्स कांस्टेंट ना हो तो कैसे सॉल्व करना पड़ता है? अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, बट इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट देन व्हाट शुड बी डन? एनीवन? इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क डन? यूजिंग इंटीग्रेशन। हाँ बिल्कुल सही है हर्षित, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? देखो आपको बताया था, मैंने करवाया था अच्छे से, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फोर्स एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप सबने हाफ के एक्स स्क्वायर डिराइव किया था स्प्रिंग के लिए, एफ इज इक्वल टू के एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। कुछ 5% 10% तो याद आएगा एटलीस्ट। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपके दिमाग में इतनी बात याद आ जाए कि हाँ यार, जब फोर्स कांस्टेंट है तो क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वो मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाता हूँ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ तो आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, यानी दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस आप जैसे जैसे चेंज करोगे फोर्स चेंज होती रहेगी, और अगर फोर्स चेंज हो गई तो मैं सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? लिखे जरा, ये सारी बातें मैं आपको लिखवा दूंगा, आप करते जाएं। हम क्या करते हैं, क्योंकि x नहीं रहने वाला, तो इंटरमीडिएट एक पॉइंट P चूज करते हैं, P, और ऐसे करके dr शो कर देते हैं।
याद रखना dr कभी भी अंदर की तरफ नहीं बनेगा, dr हमेशा बाहर की तरफ, dr हमेशा बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? लिखिए जरा, लेट टेस्ट मास m नॉट, let test mass m naught be brought from infinity to point A, be brought from infinity to point A in the gravitational field of mass m, in gravitational field of mass m। मतलब m तो यहां पे प्रेजेंट है, अब m नॉट को आप इंफिनिटी से लेके कहां लेके आ रहे हो, a तक लेके आ रहे हो। m नॉट बी ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू a इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास m। ये आपको खुद से क्लियर होना चाहिए, राइट? अब लाते हुए हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट की बात करते हैं, जिसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं, या इसे आप r नॉट लिख दो शुरू में, इसे r कर दो, ये r कंसिडर कर ले। लिखिए, लेट एट एन इंस्टेंट, ये चेंज करना प्लीज, इसे r नॉट लिख दो क्योंकि इसे r लिखना जरूरी है। लेट एट एन इंस्टेंट m be at a distance r, m नॉट या m be at a distance r, at a distance r, तो फोर्स कितनी लग जाएगी? लिखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी एम एम नॉट बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स कहां एक्ट कर रही होगी? इनवर्ड्स। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखे? आपको समझाया था कल मैंने, आर कैप इज ऑलवेज आउटवर्ड्स, तो अगर आर कैप लिखने जाऊंगा तो वो इधर की तरफ बनेगा, और ये फोर्स आर कैप के ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो मतलब माइनस आर कैप, यानी अगर एफ को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझे माइनस साइन और आर कैप लिखना। आई होप ये समझ सकते हैं आप सभी। पहली बात ये क्लियर हो जाए कि आर कैप इज ऑलवेज डिफाइंड आउटवर्ड्स and the force is attractive which is opposite to r cap, so we have to put a negative sign, minus g m m naught r square into r cap। डन। अब तो देख सकते हो ना, फोर्स जो है वो r स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, यानी ये कांस्टेंट नहीं है। लिख दीजिए, this force varies with distance, this force varies with distance, लिखिए, hence work done during a very small displacement dr, dr मैंने यहां पे शो किया है, work done during a very small displacement dr by applying equal and opposite force, by applying equal and opposite force। तो जितनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, मैंने शुरू में क्या लिखवाया था, कीपिंग इन इक्विलिब्रियम, सो हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। तो देखना, ये फोर्स लेफ्ट में लग रही है तो हमें कहां लगानी पड़ेगी फोर्स? एग्री करते हो क्यों हरप्रीत जी? फोर्स कहां लग रही है? लेफ्ट में। तो हमें अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी तो हम कहां लगाएंगे? राइट में। हम अगर फोर्स राइट में लगाएंगे तो क्या वो डीआर के डायरेक्शन में आ गई? फोर्स और डीआर सेम डायरेक्शन में आ गई, यानी थीटा कितना हो गया? 0। इस फोर्स का, इसकी फोर्स का और डीआर का तो एंगल 180 था, लेकिन हमने जो फोर्स लगाई उसका एंगल कितना हो गया? 0। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमने लिखा वर्क डन ड्यूरिंग ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr बाय अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो लिख दीजिए dw इज इक्वल टू f dr cos 0, क्योंकि हम जो फोर्स लगाएंगे वो राइट वर्ड्स लगाएंगे, ये आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। सो एफ डी आर कॉस ऑफ 0, एफ की वैल्यू पुट करें, जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, सो वो एज इट इज 1 हो जाएगा। सो जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। हो गया? क्लियर हुआ? ये तो वर्क डन किसके लिए? सिर्फ डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमें तो इन्फिनिटी से लेके ए तक लेके आना है। यहां मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, काइंडली पे अटेंशन, ये कोई हिडन नहीं रहने वाला। आप बात तो करें इंफिनिटी से ए लाने की,
और dr आप शो कर रहे हैं आउटवर्ड्स, तो ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे आप इसको अंदर लाने की बजाय बाहर लेके जा रहे हैं? आई है ऐसी फीलिंग? लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी मैथ्स में, जैसे dr है ना, dr आपने कंसिडर किया, अब अगर आप इंफिनिटी से आर नोट सॉल्व करना चाहेंगे तो ये उसका आंसर देगा, आर नोट से इंफिनिटी सॉल्व करना चाहेंगे तो उसका भी आंसर देगा। मतलब अगर यहां ए से इंफिनिटी ले जाने का वर्क, ध्यान देना, ए से इंफिनिटी ले जाने का वर्क 100 है, तो इंफिनिटी से ए लाने का वर्क -100 है, तो ये अपने आप साइन की टेक केयर करता है। तो आपके माइंड में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि सर ने यार कहा तो अंदर लाने के लिए और डीआर बना दिया बाहर। जैसे हर बार आपको बताया कि आर कैप आउटवर्ड्स होता है, वैसे डीआर भी आउटवर्ड्स होगा, रेडियस तो बाहर की तरफ ही खुलेगी ना, सो डीआर इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। बिल्कुल चिंता मत करो, हो सकता है आपके स्कूल में डीएक्स बनाए अंदर की तरफ, डीएक्स अंदर बनाए और फॉर्मूले में जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर लिखे, तो आप कहोगे तो मैं वो अलग से करके दिखा दूंगा, बट ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप आर यूज कर रहे हैं तो डीआर अंदर की तरफ नहीं बना सकते, हैज टू बी रिटन आउटवर्ड्स। आप आंसर में देखना, क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। चले अब, सो जी एम बाय आर स्क्वायर डीआर ये हो गया डीआर के लिए, हमें तो टोटल करना है, लिखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सत्यार्थ बताइए जरा इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से लिख, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, total amount of work done in bringing from infinity to distance r naught, in bringing from infinity to distance r naught, infinity से r naught, तो अब हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। w will be equal to integration of g m m naught by r square dr, कहां से कहां, इंफिनिटी से r naught। अब मतलब क्लियर हुआ इंटीग्रेशन करने का, आपको छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स कंसीडर करनी पड़ती हैं, उनके ऊपर वर्क निकालना पड़ता है और फिर सबको ऐड करना होता है। इंटीग्रेट वर्ड का मतलब है ऐड करना स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के वर्क को, ठीक है। चलो, हाँ सत्यार्थ आप बता रहे थे, अब जैसे यहाँ जी एम एम नॉट तो हो गया कांस्टेंट, 1/r² का इंटीग्रेशन कितना है, कोई बता सकता है आप में से? 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखते हैं, चलिए आप भी देखिए जरा, मैं यहां अलग से करके दिखाता हूं, आप में से कोई लिखना चाहे तो लिख के रख लेना। 1/r² के इंटीग्रेशन की बात चल रही है, हम सब जानते हैं, आपको बताया गया था डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आओ। 1/r² कैन बी रिटन एज r पर -2 dr, ठीक है। अब ये तो याद है ना, अपनी इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को एक इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज पावर से डिवाइड करते हैं, सो दैट्स इट व्हाट वी नीड टू डू। -2 था, +1 किया तो कितना हो गया, -1 हो गया, सो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन r पावर -1 डिवाइडेड बाय माइनस, और ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस साइन एज इट इज, r पर -1 का मतलब क्या है, 1/r, सो इट बिकम्स -1/r। अब आइडियली आप लोगों के सिलेबस में जो इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा यूज होता है वो यही है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सॉल्व तो करना आना चाहिए, बट याद कर लो 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ये ज्यादा यूज होता है, कर लेंगे आराम से याद, तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना होता है। r पावर -2 पावर इंक्रीज करी तो पावर -1/-, ठीक है, डन। ये पार्ट मैं यूज करूंगा तो यहां पे तो डायरेक्टली लिखूंगा, इट इज -1/r, कहां से कहां, इंफिनिटी से r0, इंफिनिटी से r0। अब वैल्यूज पुट करनी है, सो w becomes equal to g m m0 एज इट इज, पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, माइनस साइन को बाहर निकाल लूं तो अपर लिमिट होगी 1/r0 -1/इंफिनिटी। जिसको लिमिट पुट करने की प्रॉब्लम वो ध्यान से देख लेना, पहले आप इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट, जहां से लेके आना था वो लोअर लिमिट थी, जहां पर लेके आना था वो अपर लिमिट थी। सो r0 पुट किया, फिर माइनस इसकी प्लेस पे इंफिनिटी पुट किया, हमेशा अपर माइनस लोअर होता है, तो 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0, तो आंसर कितना आ गया, w इज इक्वल टू -g m m0/r0, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना सारा, 1/r0 बस। और v फाइंड करने के लिए हमें क्या करना था, वर्क डन पर यूनिट मास, सो दैट इज -g/m/r0। कंप्लीट करें, हमने एक मास m से r0 डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहा, उसका तरीका क्या था,
एम नॉट मास को इंफिनिटी से वहां तक लाने का वर्क निकालो और एम नॉट से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वर्क डन पर यूनिट मास के ऊपर क्या चाहिए, वर्क डन पर यूनिट मास। तो एम एम नॉट को लाने का वर्क निकाला और उठा के एम नॉट से डिवाइड कर दिया, तो बन गया वर्क डन पर यूनिट मास। सो अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स इन्वॉल्व है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं, वो वेरिएबल है। तो पहली चीज जो दिमाग में आती है कि जब वर्क डन फाइंड करना होगा तो दैट वुड नॉट बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के पॉइंट से क्या समझा, आप पहले इसे इंटरमीडिएटली आर डिस्टेंस में कंसीडर करते हैं, फोर्स आ गई, फोर्स इनवर्ड्स है, आपको इक्वल अपोजिट फोर्स लगानी है, सो आप राइटवर्ड्स फोर्स लगाते हैं, डीआर अंदर नहीं हो सकता, हमेशा आउटवर्ड्स होगा। सो एफ एंड डीआर, एफ जो फोर्स आपने अप्लाई करी और डीआर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए आपका वर्क डन एफ डीआर कॉस जीरो ये बन गया। अब इंटीग्रेट किया आपने, कहां से कहां लाना चाहते हैं, इंफिनिटी से आर नॉट, सो दैट गिव्स यू द आंसर एज माइनस जीएम बाय आर। डन, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहां से। तो लिख दीजिए इन जनरल at a distance r from mass m, in general at a distance r from mass m, v is equal to, क्या फॉर्मूला बन गया, v is equal to माइनस जीएम बाय आर, क्योंकि मैं डिस्टेंस r कंसिडर कर रहा हूं, उससे याद करेंगे हम लोग। सो डियर v बन गया माइनस ऑफ जी एम बाय आर। याद रखेंगे, एक तो नेगेटिव साइन नहीं भूलना, नेगेटिव साइन आता है इसके अंदर और आर है। अच्छा आप सोच के बताइए, अगर एक मास के पास जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? यहां देखो, मेरी तरफ में देखो, यहां देखो, देख के आंसर करने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप मास के पास जाएंगे तो आर डिक्रीज करेंगे, आर डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन नेगेटिव में। बताओ -10 -2 से बड़ा है कि छोटा है? सो एज यू गो क्लोजर टू द मास, डिनोमिनेटर decreases, sorry, overall value increases but in negative, so overall decrease हो गया। सो एक मास के पास जाने से पोटेंशियल रिड्यूस करता है, मास से दूर जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज करता है। जो हमने इंफिनिटी पे जीरो कंसिडर किया था, जीरो से डिक्रीज करोगे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, तो वो इसलिए नेगेटिव आया होगा। होप इट्स क्लियर टू यू? लिखवा देता हूं आपको, मेंशन करें, लिखिए gravitational potential decreases on going closer to a mass, decreases on going closer to a mass। एक मास के पास जाने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज करता है on going closer to the mass, ठीक है। अब फिर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली हमने इंफिनिटी पे कितना मान लिया था, जीरो, इसलिए कैसा आ गया, नेगेटिव। लिख दीजिए we have considered it to be zero, we have considered it to be zero at infinity, we have considered it to be zero at infinity, so it becomes negative coming closer to mass, it becomes negative coming closer to mass, ठीक है। मतलब अब फिर से मैं कहता हूं, जैसे कल बोल रहा था ना, अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानो, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, आपके पास आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? आपके पास आने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, दूर जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, दैट सिंपल हो जाएगी पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब जरा मुझे इसका ग्राफ बना के बताइए, ग्राफ बनाइए, शाबाश। V वर्सेस R। अब खुद एक कैपेबिलिटी लेके आओ कि जो भी नया फॉर्मूला आएगा आपको देखना आना चाहिए कि उसमें क्या ग्राफ बन सकता है। यहां पे मैं दो ग्राफ बना सकता हूं, V वर्सेस R एंड V वर्सेस 1/R। तो बनाओ, पहले तो बताओ इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओ, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? R अगर पॉजिटिव होगा, R तो पॉजिटिव रहने वाला, डिस्टेंस तो नेगेटिव करूंगा नहीं मैं। R पॉजिटिव तो V कैसा है, नेगेटिव। V नेगेटिव, R पॉजिटिव। अब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे देखा करो, ठीक है। सो डोंट जंप डायरेक्टली। मैं वेट करता हूं आपके आंसर की, मुझे कभी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि मेरे बोलते ही आप आंसर करोगे। जस्ट लुक एट इट केयरफुली, और इसका प्रेशर मतलब कि कोई आपसे पहले आंसर कर देगा तो कर देगा यार। R पॉजिटिव है तो हम देख सकते हैं V कैसा है, नेगेटिव, दैट मींस इट शुड बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अब देखो जरा, R अगर, ये कैसे डिपेंडेंस है यार, क्रिश इनवर्स पे है ना, क्या बनता है,
कौन सा हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल सही। ये नॉर्मल है, मतलब किसी एक का नाम लेके पूछना और उसका अटकना नॉर्मल है, इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं है। अब बाकी सारे आंसर कर पाए क्योंकि मैंने उनका नाम नहीं लिया था, बट मुझे पूरा भरोसा है कि 10 दिन 15 दिन में एक समय आएगा जब मैं नाम लूंगा और फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि आपको हैबिट पड़ जाएगी इस चीज की। वही मेरा काम है। V वर्सेस R, R पॉजिटिव तो V नेगेटिव, सो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस। टच नहीं होगा, ऐसे करके बनेगा। सो नेचर कैसी हो गई? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत बढ़िया। अच्छा, पोटेंशियल मैंने क्या बताया, स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। अच्छा, दो मासेस की वजह से कोई ऐसा पॉइंट डिफाइन हो सकता है जहां पे उनका पोटेंशियल कैंसिल कर जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे इंटेंसिटी थी, दो मासेस के एग्जैक्टली मिडिल में इंटेंसिटी कैंसिल कर रही थी, इक्वल मासेस, और दो अलग अलग मासेस के बीच में भी एक ऐसा पॉइंट बन पा रहा था जहां पे इंटेंसिटी जीरो हो रही थी? तो क्या दो मासेस की वजह से कोई ऐसा पॉइंट डिफाइन हो सकता है जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाए? यस और नो? नो, क्योंकि आप इंफिनिटी पे जीरो मान रहे हैं, तो यहां पे तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी, वो ऐड हो जाएगी, पोटेंशियल जीरो नहीं है। हाँ, हमने मान लिया ऐसा, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल था वो हमने जीरो मान लिया, पास आने पे कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज होता जा रहा है, जीरो बन गया मैक्सिमम। ठीक है, तो कोई कोई आपसे पूछता है तो आप आंसर करना आना चाहिए आपको कि दो मासेस की वजह से पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों की वजह से नेगेटिव आता है, उठा के हम ऐड कर देते हैं। चलो आगे बढ़े, यहां पे अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए जरा, लिखिए जरा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, यानी जैसे कि वीबी माइनस वी ए, फॉर्मूला लिख दो सीधा, डब्ल्यू ए बी बाय एम नॉट, लिखो फिर एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं ए और बी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूं तो वो होता है वीबी माइनस वी ए, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब है क्या पोटेंशियल? क्या था? वर्क डन था। तो इसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट मास इन टेकिंग इट फ्रॉम ए टू बी। ए से ऐसे समझना, आपको क्या लगता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, मैं ये दो पॉइंट्स चूज कर रहा हूं ए और बी, अर्थ के रिस्पेक्ट में ए के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है या बी के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं, शाबाश। ये ए है और ये बी है, ये ऊपर वाला बी है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का पोटेंशियल ज्यादा? ऑब्वियसली आप मेरे बताए बिना बता पा रहे हैं, ए नीचे है बी ऊपर है, ए नीचे वाला है और बी ऊपर वाला है। अभी आपने सीखा था कि ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, यानी ए के ऊपर पोटेंशियल कम है और बी के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है। वृंदा क्लियर हुआ? सो बी के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है, ए के ऊपर कम है। अब ए से बी अगर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी वीबी माइनस बी ए इज वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी, दैट सिंपल। ठीक है, लिख दो, gravitational potential difference, gravitational potential difference between 2 points, say A and B, say A and B may be defined as amount of work done per unit mass, amount of work done per unit mass in taking it from A to B, keeping in equilibrium against gravitational force, keeping in equilibrium against gravitational force। ठीक है, तो डेल्टा बी बना वीबी माइनस बी ए, मतलब बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, क्या बनेगा? वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी अपॉन एम नॉट। ये क्या आएगा रिजल्ट, देखना ध्यान से। अब सोचो इंफिनिटी से इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए माइनस वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, वर्क डन, राइट। अच्छा, ए से बी है, सॉरी, ए से बी है तो पहले ए यहां लिखता हूं और बी यहां, ए से बी लेके जाना है ना, तो बी पे लाने का वर्क माइनस ए पे लाने का वर्क,
बी के ऊपर लाने का वर्क माइनस ए के ऊपर लाने का वर्क क्या बन गया, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाय एम नॉट। अभी आपने सीखा था वर्क डन पर यूनिट मास क्या होता है, माइनस जी एम बाय आर, स्क्वायर तो नहीं था उसके अंदर, इन्फिनिटी टू बी अपॉन एम नॉट माइनस इन्फिनिटी टू ए अपॉन एम नॉट। अभी जी सीखा आपने माइनस ऑफ जी एम बाय आर, बी लिख दो, बी की बात हो रही है, माइनस ऑफ माइनस जी एम बाय आर ए, दिस इज व्हाट विल हैपन। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए। पूरी डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आती है, आपको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए बता रहा हूं आपको। अगर कोई हमें कहता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो वी बी माइनस वी ए, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, ए से बी ले जाने का वर्क, और कैसा वर्क, पर यूनिट मास, ए से बी ले जाने का पर यूनिट मास। तो बस देख लीजिए बी का वर्क माइनस ए का वर्क अपॉन एम नॉट, तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, जिसका एक्सप्रेशन भी डाल दिया हमने। ठीक है, क्लियर है? होप ये आपको पोटेंशियल वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हमें सीखनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं ब्रीफ करता हूं, उसके डेरिवेशन आप घर से कर पाएंगे, लिखे फटाफट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस की होती है, यूजुअली हम तो ये बोल देते हैं ना कि एक मास अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, लेकिन दैट एक्चुअली इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड दैट मास सिस्टम। हमेशा ध्यान रखना, फील्ड एक मास की प्रॉपर्टी है लेकिन फोर्स दो मासेस की प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल एक मास की प्रॉपर्टी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, लिखे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, gravitational potential energy of a system of two masses, gravitational potential energy of a system of two masses may be defined as amount of work done in bringing these masses from infinity, जैसे मैंने इंफिनिटी बोला आपके दिमाग में बात आनी चाहिए थी कि हमने इंफिनिटी पे क्या चीज लेट की है, रेफरेंस, क्या चीज, जीरो का रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज मासेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, from infinity to their respective positions, keeping in equilibrium against gravitational force, keeping in equilibrium against gravitational force। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इक्विलिब्रियम में लाते हुए उनको आप जिस सेपरेशन पे रख देते हैं वहां पे क्या डिफाइन होती है उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आपको क्या डेरिवेशन करनी है मैं दिखा देता हूं, वो खुद करके आएंगे आप। एक मास m1 यहां रखना और ऐसे करके ये पॉइंट डिफाइन कर दिया आपने a, यहां पे आपको m2 लेके आना है और इस सेपरेशन को आप r a लिख देना। अब बीच में जैसे वो p पॉइंट चूज किया था ना, p से dr और फोर्स लगेगी इधर, तो जो वो वाली डेरिवेशन थी इंफिनिटी से लाने वाली, एग्जैक्टली वही डेरिवेशन करनी है, सिर्फ उसका लास्ट स्टेप नहीं करना। लास्ट स्टेप क्या था, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास। आपने यहां पे m कंसिडर किया था, ये m नॉट था, इस बार m1 और m2 है, इंफिनिटी से लेके आना है एट ए डिस्टेंस r। देखो ध्यान से, एट ए डिस्टेंस r एक फोर्स लगेगी F, उस फोर्स के ऑपोजिट आप फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F dr cos 0, वो उठा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो जिसके पास टाइम है मेरे साथ करना चाहे वो कर सकता है, मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिखवा देता हूं और जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं, वो वीडियो से देख लेना। लिखिए जरा, कंसीडर a separation R, consider a separation R
between two masses m1 and m2, between masses m1 and m2, while bringing them closer, from infinity, while bringing them closer from infinity. ठीक है, लिख दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर. ठीक है, r कैप ठीक है, माइनस r कैप, बहुत बढ़िया. सो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर विद माइनस r कैप, क्योंकि इनवर्स फोर्स लगने वाली है. ठीक है, अब लिख दीजिए वर्क डन ड्यूरिंग very small displacement dr, work done during very small displacement dr by applying equal and opposite force. Work done during very small displacement dr by applying equal and opposite force. So that work done dw becomes equal to F into dr into cos of 0. अब देखेंगे एक्जैक्टली सेम डेरिवेशन, इसलिए मैंने बोला कि जिनकी क्लास है वो बाद में कर सकते हैं. dw becomes f dr cos of 0, cos 0 1 हो गया. f की वैल्यू पुट की जाए स्केलर फॉर्म में, दैट इज g m1 m2 by r square dr. दिस बिकम्स dw. लिख रहे हो पर सारा. अब क्या फाइंड करना है, इंफिनिटी से यहां तक लाने का वर्क, इंफिनिटी से आर ए तक लाने का वर्क. लिखिए टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू सेपरेशन आर ए. टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू सेपरेशन आर ए सेपरेशन तक लाने का वर्क कितना हो जाएगा. तो उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन g m1 m2 बाय r square dr from infinity to ra. 1 upon r square का इंटीग्रेशन, आवाज नहीं है एक साथ, 1 upon r square का इंटीग्रेशन, हाँ, g m1 m2 into -1 by r from infinity to ra. This becomes the work done. तो भाई g m1 m2 into नेगेटिव साइन बाहर निकाल रहा हूं, 1 upon ra -1 upon infinity. अब तो लिमिट पुट करना आ गया आपको. फाइनल इज ra देन माइनस इनिशियल वाज इंफिनिटी. 1 upon infinity कितना होता है, 0. तो सेकंड पार्ट 0 हो गया. व्हाट आर वी लेफ्ट विद, माइनस ऑफ g m1 m2 by ra. दिस इज व्हाट वी गेट. ये बन गया वर्क डन. और डेफिनेशन क्या कहती है, ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी. लिख दीजिए दिस वर्क डन appears as gravitational potential energy. This work done appears as gravitational potential energy. So gravitational potential energy का सिंबल U लिख देते हैं हम. U becomes minus of G m1 m2 by ra. तो वही जनरल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 upon r का फैक्टर आ जाएगा उसके अंदर. That's it. तो एक बार कंप्लीट करें, जिसका कुछ रह गया है कोई भी बिना लिखे नहीं जाएगा, कंप्लीट लिखा होना चाहिए आपकी नोटबुक के अंदर. ध्यान दें, 2 डेरिवेशंस करी, ऑलमोस्ट सेम की हम लोगों ने. एक में m को फिक्स रखा, m नॉट को लेके आए, सेपरेशन r के ऊपर फोर्स लगी g m बाय r स्क्वायर विद माइनस r कैप. उस फोर्स के इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगा के आपने dr डिस्प्लेस किया. उस dr डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क आया उसको आपने इंटीग्रेट किया, तो टोटल वर्क डन क्या आ गया, देखो माइनस g m1 m2 बाय r. अगर इसी को मैं वर्क डन पर यूनिट मास निकालना चाहूं तो सपोज करो m2 से डिवाइड कर दूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस जी एम बाय आर. वही तो आपकी पोटेंशियल की डेफिनेशन थी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मासेस, एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग अप टू दैट पॉइंट. दैट इज द मेजर डिफरेंस. वो आपको ध्यान रखना है. बाकी डिस्कशन कल करेंगे फिर इसके ऊपर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.